नमस्कार। जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव यानी आम चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार देश भर में जारी है, तो वहीं अलग अलग राज्यों में हो रही सियासी हलचल भी आम चुनावों में अपना प्रभाव डालती नजर आ रही है। इधर हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ साथ प्रदेश में हो रहे 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता किसके हाथ होगी, इसका निर्णय प्रदेश की जनता करेगी। जनादेश में आज प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव की बारीकियों पर बात होगी। इसके अलावा जनादेश में आज और भी है बहुत कुछ खास, लेकिन सबसे पहले देखिए जनादेश सुर्खियां। भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने नामांकन के बाद बिलासपुर में की पहली चुनाव जनसभा। यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों पर साधा निशाना, कहा नरेंद्र मोदी ने चलाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कांगड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा ने किया केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा, कहा पिछले 10 वर्षों में भाजपा के कार्यकाल से जनता हुई परेशान। प्रदेश भर में 7वें चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जारी। राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री पर सुजानपुर की अनदेखी का लगाया आरोप, कहा चुनाव के समय जनहितैषी होने का अभिनय कर रहे मुख्यमंत्री। विक्रमादित्य सिंह ने सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी, थाटा, बाली चौकी में किया चुनाव प्रचार, कहा कुल्लू में मेडिकल कॉलेज और भूभू जोत व जलोड़ी जोत टनल का निर्माण करना रहेगा प्राथमिकता। और कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल में मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग लेगा सेना की मदद। हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी जाएगी पोलिंग टीम और सामग्री। जी हां, नामांकन प्रक्रिया के बाद अब प्रदेश में चुनाव प्रचार ने दोगुनी गति पकड़ ली है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जहां एक ओर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज नामांकन के बाद पहली बार बिलासपुर जिला में प्रचार करते हुए कांग्रेस पर क्षेत्रवाद व तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी आनंद शर्मा ने चंबा के डलहौजी में प्रचार किया और भाजपा पर संविधान को मिटाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए 400 पार के नारे को लोकतंत्र और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करार दिया। मोदी जी का काम और नाम लोगों के दिलो दिमाग पर बोल रहा है और चारों चरणों के बाद ये स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि जनता चाहती है स्थिर और निरंतर सरकार, एक ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके और एक ऐसा नेता जिसके दमदार काम के आगे कोई खड़ा ना हो सके। वो एक ही है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। जो 2014 में और 2019 का वातावरण था वो माहौल आज नहीं है। जनादेश का इंतज़ार करें, इलेक्शन नोटिफाई होने से पहले आप 400 पार कर रहे हैं तो या चुनाव होगा या बेईमानी होगी या अहंकार बोल रहा है। ये तो देश के लोगों को देखना पड़ेगा। जो आज हमारी संसदीय प्रणाली है उसको बदलना चाहते हैं, व्यक्तिवाद की बात है। बीजेपी अपने कार्य पर, अपनी उपलब्धियों पर वोट नहीं मांग रही। प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर इन दिनों जमकर बयानबाजी हो रही है। शिमला संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज नाहन विधानसभा के तहत कई क्षेत्रों में प्रचार किया और केंद्र सरकार द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने की बात कही। उधर मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भी आज मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में जनसभाएं की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंडी में आईआईटी, नेरचौक मेडिकल कॉलेज, किरतपुर, नेरचौक 4 लेन और रोहतांग टनल को यूपीए सरकार की देन बताते हुए जयराम ठाकुर से सवाल किया कि उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री बनकर मंडी के लिए क्या किया। आज जिस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तेज गति से विकास कर रहा है, कभी भ्रष्टाचार के लिए जाना जाना वाला देश आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, सबसे तेज गति से विकास कर रहा है और 10 सालों में ऐतिहासिक काम अगर हम देखें, चाहे धारा 370-35 को समाप्त करने की बात हो, चाहे 3 तलाक को समाप्त करने की बात हो, या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने की बात हो, और जो राम मंदिर का मुद्दा पिछले 5 सालों से चला रहा था वो भी अगर सिरे चढ़ पाया,
तो तभी चढ़ पाया जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री। मंडी में आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर किसी सरकार ने बनाई, वो यूपीए की सरकार ने बनाई। जब आदरणीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश उस समय जो है वो केंद्रीय मंत्री थे, मंडी के अंदर नेर चौक के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया गया जो कई 100 करोड़ रुपए से बना। ये भी यूपीए सरकार के समय बना जब वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री थे। देव सदन का निर्माण मंडी के अंदर हुआ, देव सदन का निर्माण कुल्लू के अंदर हुआ, और हमारा रोहतांग टनल के लिए भी 12,000 करोड़ रुपए की पहली किश्त जो है वो यूपीए सरकार के समय में उस समय ये पैसा दिया है। प्रदेश में हो रहे उपचुनाव वर्तमान प्रदेश सरकार का भविष्य तय करेंगे। प्रदेश सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री लोकसभा समेत विधानसभा उपचुनावों में प्रचार का जिम्मा संभाले हुए हैं। जहां इन 6 विधानसभा सीटों पर वे जमकर प्रचार भी कर रहे हैं और इन्हीं विधानसभा सीटों में जब भी सुजानपुर विधानसभा का जिक्र आता है तो राजेंद्र राणा की यहां से सियासी भूमिका विशेष रुख रखती है। फिर चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को उनसे शिकस्त मिलना शामिल रहा हो या फिर अब वर्तमान सत्तारूढ़ कांग्रेस से उनका पार्टी छोड़ना हो, जो भी हो सियासी घटनाक्रम में सुजानपुर हमेशा से अपनी भूमिका रखता है। क्या कहता है ये विधानसभा क्षेत्र, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। ब्यास नदी के दक्षिणी किनारे पर बसे सुजानपुर की स्थापना कांगड़ा रियासत के कटोच वंशज राजा अभय चंद द्वारा सन 1748 ईस्वी में की गई थी। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यह क्षेत्र साल 2008 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अनुसरण के बाद अस्तित्व में आया था। अनारक्षित सीट और 76.43% साक्षरता दर वाले इस विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 2012 में राजेंद्र सिंह राणा निर्दलीय जीते और फिर कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद 2014 में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के खिलाफ राजेंद्र राणा ने कांग्रेस उम्मीदवार बनकर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिसमें उनकी हार तो हुई ही, साथ ही सुजानपुर सीट पर उनकी पत्नी उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर से हार गई। इस सीट का राजनीतिक इतिहास छोटा मगर काफी दिलचस्प रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस की टिकट पर राजेंद्र राणा को जीत मिली थी। उनकी इस जीत को ऐतिहासिक माना गया क्योंकि उन्होंने मौजूदा विधायक के साथ साथ भाजपा के घोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को भी हराया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी राजेंद्र राणा ने भाजपा के प्रत्याशी रंजीत राणा को हराकर जीत हासिल की, मगर करीब 1 साल बाद इस वर्ष हुए राज्यसभा की चुनाव की उथल पुथल के बाद राजेंद्र राणा ने एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया। राजेंद्र राणा किसी समय धूमल के चहेते सलाहकार हुआ करते थे, लेकिन 2012 में दोनों के संबंधों में दरार आ गई, जिसके बाद अब जाकर उनकी घर वापसी हुई है। सुजानपुर सीट पर फिलहाल 73,790 वोटर हैं, जिनमें 36,969 मतदाता पुरुष और 36,821 महिलाएं हैं। इस सूची में सर्विस वोटर्स की संख्या 2,141 है। इनमें सैनिक और पूर्व सैनिकों की संख्या सबसे अधिक है। जिला हमीरपुर से प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है और इसी सुजानपुर की जनता ने पिछले 3 चुनावों में एक ही नेता को जिताकर विधानसभा में भेजा है, फिर चाहे उसने आजाद चुनाव लड़ा हो या फिर कांग्रेस की टिकट पर। खैर, राजनीति में सब कुछ संभव है। दूसरी बात ये देखने वाली होगी कि जीत की हैट्रिक लगा चुके राजेंद्र राणा को घेरने के लिए मुख्यमंत्री की रणनीति कितनी कामयाब होती है। सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने अपना नामांकन भर लिया है। कांग्रेस में बगावत के बाद खाली हुई सीट पर कांग्रेस ने अब भाजपा के ही जनाधार वाले नेता को चुनावी मैदान में उतारा है। क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा ने बीते विधानसभा में राजेंद्र राणा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और महज 399 वोट के अंतर से वो चुनाव हार गए थे। 2017 में प्रदेश की सियासत का भूगोल बदल चुके सुजानपुर के इस चुनाव पर पूरे प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुजानपुर की बुद्धिमान जनता इतिहास दोहराएगी या फिर नया इतिहास लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल।
तो इस रिपोर्ट में ये तो जान लिया कि सियासी तपिश में सुजानपुर हमेशा तपता भी रहा है और ये तपिश राजनीति के मायनों में अहम भी है। और अब प्रदेश में पनपी सियासी हलचल के बाद बदले परिवेश में जो तस्वीर उभर रही है उसकी बारीकियों को समझते हैं। जहां हमीरपुर संसदीय सीट में शामिल प्रदेश उपचुनावों की 6 में से 4 सीटें इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आइए इस विधानसभा क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति के बारे में जानते हैं संवाददाता सुशील शर्मा से। जी सुशील, जनादेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुशील, इस बार हमीरपुर संसदीय सीट दिग्गज नेताओं की साख की सीट है, लेकिन उपचुनावों की नजर से भी निर्णायक भूमिका यहीं से निकलकर सामने आएगी। किस तरह का माहौल इस वक्त जनता का बना है? देखिए, इसमें क्योंकि सुजानपुर, बड़सर, यहाँ पे गगरेट और कुटलहट 4 विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं कि मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी यहीं से हैं और उप मुख्यमंत्री भी यहीं से हैं। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो मौजूद हैं और सभी की साख जो है दांव पर लगी है, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर जो जिला है उसमें सुजानपुर और बड़सर जो है यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और काफी अच्छा माहौल, मतलब गर्म माहौल देखने को मिल रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं बहुत ज्यादा हैं। कल भी मुख्यमंत्री का कल यहाँ पे दौरा है और लगातार 6 के करीब उनकी यहाँ पे कल जनसभाएं हैं। जी सुशील, सुजानपुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के दल बदल के बाद किस तरह का सियासी रुख बनता नजर आ रहा है? भाजपा और कांग्रेस में कितनी कड़ी टक्कर होने वाली है? देखिए, अभी तक मैं बताऊं आपको कि जितनी बार भी राजेंद्र राणा ने यहाँ से सुजानपुर से चुनाव लड़ा है वो चुनाव जीते हैं। हालांकि उनके परिवार के सदस्य चुनाव नहीं जीत पाए थे और भारतीय जनता पार्टी अभी तक सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाई है। अब क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इस हिसाब से लोगों में काफी उलझने भी हैं और काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति है। फिर भी अपने अपने जोर लगाया है दोनों कैंडिडेट्स ने और काफी रोचक मुकाबला जो है होने जा रहा है सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में। और लगातार जो है वो अब क्योंकि समय कम होता जा रहा है तो लगातार भी वहां पे सरगर्मियां रहेंगी। जी सुशील, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में संसदीय चुनाव के साथ साथ 4 सीटों पर जहां उपचुनाव भी हो रहे हैं, ऐसे में जनता अपना क्या मन बना चुकी है? आपसे ये जानना चाहेंगे, जमीनी हकीकत से आप जुड़े हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता का रुख जानना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माहौल जो है थोड़ा सा क्योंकि दल बदल और जो कुछ भी राज्यसभा चुनाव में हुआ या सरकार गिराने की कोशिशों के बीच में जो भी हुआ, वो थोड़ा सा लोग यहाँ से इस राजनीति से अनभिज्ञ थे, हिमाचल प्रदेश की इस राजनीति से, तो लोगों को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। और इससे नुकसान ये हुआ है कि या फायदा देश के भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में आए हैं। हालांकि पहले देखा जाता था, पहले के मुकाबले कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता होते थे वो लोकसभा चुनाव के लिए तो कहीं से भी जोर नहीं लगाते थे और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से तो लगातार जीतती रही है। लेकिन इस बार कुछ माहौल अजीब ढंग से बदला है। सुशील, हालांकि जनादेश में हम 6 विधानसभा की उपचुनाव सीटों पर बात कर रहे हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लोकसभा की हमीरपुर संसदीय सीट का जिक्र आपसे जानना चाहेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने 5वीं मर्तबा यहां से प्रत्याशी बनकर सामने आए हैं। जनता के बीच जहां पिछले आंकड़ों को देखें तो 3 लाख से ज्यादा की जीत उन्होंने सुनिश्चित की थी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस मर्तबा किस तरह के आंकड़ों में बदलाव आ सकता है? यहाँ की जनता अनुराग ठाकुर के लिए किस तरीके से अपना प्यार लुटाती कहें, या फिर हम उस समावेश को भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, अनुराग ठाकुर अपने आप में एक कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और हमीरपुर में उनका प्रभाव काफी सशक्त माना जाता है। मजबूत प्रत्याशी हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। अब मैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि संसदीय क्षेत्र में 2 बड़े और नेता भी हैं यहाँ पे, सुखविंदर सिंह सुक्खू कदावर नेता यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री यहाँ से हैं।
अनुराग ठाकुर के लिए ये जो पुरानी लीड थी या जीतने के लिए जो संघर्ष था वो बहुत आसान नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जीत पाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। वो समय के गर्भ में छिपा है, वो उनका प्रचार काफी जोरों से चला है और क्योंकि यहाँ पे वो उनके लिए नया विधानसभा लोकसभा क्षेत्र नहीं है, वो हर कोने से जो जान पहचान रखते हैं। और लोकसभा क्षेत्र जो उनका मंडी से लेकर कांगड़ा और बिलासपुर ऊना तक जाता है, तो उसमें उनकी इतने सालों से 16 साल से लगातार वो MP हैं यहाँ पे, तो उनका प्रभाव है यहाँ पे। तो मेहनत जो करनी पड़ेगी वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को करनी पड़ेगी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस चुनाव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की साख भी जो है वो दांव पे लगी है। जी बिल्कुल सुशील, आपने कहा कांग्रेस के प्रत्याशियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी में सतपाल रायजादा का नाम यहां पर शामिल है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशियों के जो प्रचार है उसको समझना चाहेंगे और किस तरीके से उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर तोड़ लगाती नजर कांग्रेस यहां से दिख रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को सिर्फ इस बात का फायदा हो रहा है क्योंकि जो 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हैं वहां पे कांग्रेस जो है अपने विधानसभा चुनावों के लिए भी जोर लगा रही है। वो स्थानीय मुद्दों पर ही हर बात कर रही, राष्ट्रीय मुद्दों पे बात नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी, और वो भुनाना भी नहीं चाहती राष्ट्रीय मुद्दों पर। इन्हीं मुद्दों को लेकर, सहानुभूति के मुद्दे को लेकर के पार्टी सरकार गिराने की कोशिश की, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी चुनावों में उतरी है। आज सतपाल रायजादा हमीरपुर के लिए नया चेहरा है, हमीरपुर के हर कोने में उनको जाना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव है वो इस बार संगठन जो है वो सशक्त तरीके से लड़ रहा है। और 4 विधानसभा क्षेत्र तो मैंने आपको बता दिया कि वहीं पे इनको जो है वो जोर लगा है, तो उसका फायदा सतपाल रायजादा को मिलेगा। बिल्कुल सुशील, इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनादेश में आप जुड़े, आपका शुक्रिया। और दोबारा जनादेश की परिस्थितियों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतदान का दिन नजदीक आ रहा है। सूबे के दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस बीच अपनी और भाजपा की जीत को लेकर सुजानपुर से प्रत्याशी राजेंद्र राणा पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए इस खास बातचीत में। सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र राणा हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र राणा जी, आपका पहले दूरदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राणा जी, जानना चाहेंगे किस तरह से नामांकन के बाद जुटे आप प्रचार करने में? देखिए, जब से मैं टिकट लेके आया हूँ तब से लेकर अभी तक जो है एक 287 कार्यक्रम मेरे पिछले कल थे, 9 आज हो गए। तो मेरा बहुत अच्छा चला हुआ है। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ। मतलब एक गांव में जाता हूँ, डोर टू डोर ही कहलाता है। मेरे इस चुनाव क्षेत्र में हर तरह के कार्यक्रम हो चुके हैं। नामांकन वाले दिन हज़ारों की भीड़ थी। पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, 3000 से ज़्यादा लोग थे। उससे पहले महिला सम्मेलन हुआ, 2500 से 3000 महिलाएँ थी। उससे पहले SC सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यूथ का सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मंडल के सभी मंडल के साथ साथ प्रकोष्ठों, मोर्चों की सबके साथ बैठकें हो गई थी। सभी सेक्टर्स में मीटिंगें हुई थी, सभी बूथों पे मीटिंगें हो गई। अब गांव-गांव चल रहा है और मुझे लग रहा है कि 20 तारीख तक मेरी पूरे कंस्टिट्यूंसी का गांव-गांव जो है संपन्न हो जाएगा और लोगों में उत्साह बढ़ा है। राणा जी, बताएंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप जनता के बीच में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि मुझे लगता है कि जहाँ सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की जनता है, पहले तो लोगों को पता नहीं था। जैसे जैसे पता लग रहा है कि हमारे साथ किस तरीके से बेईमानी और एक साजिश के तहत हम लोगों को विधानसभा से निष्कासित किया गया है और निकाला गया है, जिसको कह सकते हैं, उससे लोगों में गुस्सा तो है। राणा जी, बार बार मुख्यमंत्री के बयान आ रहे हैं कि जनता से धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया, क्या जवाब देना चाहिए? मुझे एक बात मुख्यमंत्री बताएं कि जनता से धोखा कैसे हुआ। धोखा तो मुख्यमंत्री ने दिया है, जनता ने तो कुछ नहीं किया। जनता के साथ तो कुछ नहीं हुआ। जनता के साथ धोखा हुआ तो मुख्यमंत्री ने किया। राणा जी, कांग्रेस प्रत्याशी का भी कहना है कि सुजानपुर के हित के बारे में कभी नहीं सोचा, क्या कहेंगे? तो प्रत्याशी ये भी बता दें कि सुजानपुर की जनता के हित के बारे में सोचा क्या नहीं। 23.5 साल से राजेंद्र राणा इस चुनाव क्षेत्र के हर व्यक्ति के सुख में जा रहा है, दुख में जा रहा है, लोगों की मदद कर रहा है। 7000 तो ऐसी बच्चियां हैं जिनकी शादियों में राजेंद्र राणा ने मदद करी है। 10,000 से ज्यादा वो परिवार हैं जिनकी राजेंद्र राणा ने आर्थिक मदद करी है। 43 मेडिकल कैंप लगाए हैं, फ्री मेडिकल कैंप लोगों की सेवा में।
कई लोगों के हॉस्पिटल में इलाज करवाए हैं, कई बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई में योगदान दे रहे हैं, कई ऐसे बच्चे स्पोर्ट्समैन हैं जिनकी हम लोग मदद कर रहे हैं। सुजानपुर में मिनी सचिवालय बनाया, ITI का बहुत बड़ा भवन बनाया, नगर परिषद बनाई, सब्जी मंडी बनाई, टाउन हॉल का काम लगा, सिविल हॉस्पिटल बनाया, कई जगह सड़कें बनाई। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आज कांग्रेस है कहाँ? एक के बाद एक कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई कि पूरी दुनिया कांग्रेस को छोड़ रही है और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में चले गए। उनको किसी ने निकाला थोड़ी है, हम लोगों को तो निकाला तब हम बीजेपी में आए, परंतु यहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी के रहे हैं उनको किसने निकाला? वो किस लिए गए? किसी लालच में तो गए होंगे। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और हमने तो अपना जीवन समाज की सेवा में दिया। हमने जाति नहीं पूछी, पार्टी नहीं पूछी, मजहब नहीं पूछा, धर्म नहीं पूछा, लोगों की मदद की है। तो इसीलिए तो लोगों ने पहले भी 3 बार जिताया है और अभी पता चल जाएगा। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी राजेंद्र राणा, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया है और ये भी कहा है कि 4 जून को प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दूरदर्शन के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार। और जनादेश में अब वक्त हो चला है वोट यात्रा का। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम टटोलते हैं मतदाताओं की नब्ज, समझने की कोशिश करते हैं मतदाताओं के राजनीतिक रुझान। और आज वोट यात्रा में हम जाएंगे मंडी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुल्लू जिले के, जी हां, कुल्लू जिले के अंतर्गत हम जा रहे हैं। मतदाताओं से उनके मुद्दों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों से उनके प्रत्याशी वहां पर खड़े हैं, कैसी उनकी उम्मीदें हैं, इस बारे में भी जानने की प्रयास करेंगे। तो पेश है ये रिपोर्ट। वोट यात्रा के तहत आज हम कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानेंगे कि वे शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाले सांसदों से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं। लोकसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, तो यहाँ से जो भी सांसद चुन के जाएंगे उनसे हम एक ये आशा रखते हैं कि जो जोनल हॉस्पिटल हमारा कुल्लू का है, इसमें ज़िला कुल्लू ही नहीं बल्कि पांगी और लाहौल स्पीति के मरीज़ भी आते हैं। और जहाँ तक हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे कई सुविधाएं अभी तक यहाँ पे नहीं है, खासकर कि एक तो हमारे यहाँ पे जो ब्लड सेपरेटर कंपोनेंट है उसकी कमी है और विशेषज्ञ डॉक्टर खासकर कि न्यूरो के डॉक्टर जो यहाँ पे नहीं है। तो कई केसेस ऐसे आते हैं जो न्यूरो स्पेशलिस्ट के पास आते हैं, तो उनको यहाँ से मजबूरन शिमला या PGI चंडीगढ़ जाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पे कुल्लू ज़िला की बात करें तो यहाँ कम से कम एक मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो 3 ज़िलों के जो मरीज़ जो जहाँ आते हैं उनका इलाज यहीं हो, तो उनको अननेसेसरी जो है शिमला या चंडीगढ़ जाके एक तो उनको मेंटल प्रेशर पड़ता है, ऊपर से खर्चा उनका बहुत ज़्यादा था। तो ये सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव का जो बिंगुल अब जो है बच गया, जो मेला बोलते हैं 5 साल के अंदर जो एक मेला होता है लोकसभा चुनाव का, वो जो है स्टार्ट हो गया है। तो मैं अपने जो हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करूं, हिमाचल प्रदेश एक जो है पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में जो है रोडों का जंजाल हर गांव तक तो ऐसे बिछ चुका है, लेकिन जो पीछे आपदा आई है उसके कारण जो है रोडों की बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है। ना ही टूरिस्ट आ पा रहे हैं और आने वाले कुछ समय के अंदर हमारा जो है किसान बागवान फल सब्जियां जो है मंडियों में भी ले जाते हैं। तो रोडों की ख़राब व्यवस्था के कारण हर एक सुविधाओं का मतलब कि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो भी हमारे सांसद बनेंगे अभी, तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आने वाले समय में जो हमारे हिमाचल प्रदेश में रोडों की स्थिति जो है ख़राब स्थिति को देखते हुए रोडों की हालत जो है सुधारे। इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें कोई भी किसी भी पार्टी का जो प्रत्याशी बन के जो जनता के बीच में आएगा, मेरा उनसे यही कहना है कि और उनको यही सुझाव है कि जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी देख सकते हैं कि जगह जगह पे सरकार द्वारा जो महाविद्यालय खोले जाते हैं, स्कूलों का निर्माण किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ उनके अभी तक अपने जो है स्थायी भवनों का निर्माण उनसे किया नहीं जाता। और अगर बात करूं मैं कुल्लू मनाली की भी, जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है। प्रदेश सरकार भी इस भलीभांति जानती है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है उसी से संबंधित, जैसे पर्यटन का जो हमारा विषय है, इससे संबंधित जो है पढ़ाइयाँ भी स्कूलों में शुरू की जानी चाहिए और कॉलेजों में भी इस सब्जेक्ट को जो है बढ़ावा देना चाहिए, ताकि लोगों में जो है
जागरूकता हो और छात्र भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लोगों का यही मानना है कि आने वाला सांसद जो भी हो वो स्वास्थ्य शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करे और इसके साथ ही जिला में जो सड़कों की बदहाल व्यवस्था बनी हुई है इसके उत्थान बारे भी काम करे, संसद में आवाज़ उठाए और बजट का प्रावधान करे। डीडी न्यूज़ के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। और अब जनादेश में वक्त हो चला है चुनावी किस्से का। जनादेश के सेगमेंट में है चुनाव प्रणाली से जुड़ी ऐसी अनोखी बातें जो अलग है, दिलचस्प है। तो ये रहा आज का चुनावी किस्सा। अक्टूबर 1951 आजाद भारत की वो तारीख जिसमें तमाम भारत के लोगों ने पहली बार मतदान किया था। देश का ये वो पहला कदम था जिसने पूरी दुनिया में भारत को लोकतांत्रिक देशों की सूची में लाकर खड़ा किया। इस समय देश में चुनाव होने थे और सवाल ये उठता था कि इन चुनावों में किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए मतदान के प्रति। आज चुनावी किस्से में हम बात करने वाले हैं कि उस समय पहले लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो किन संचार के माध्यमों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। उस समय संचार के माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, कुछ ही घरों में टीवी थे और अखबारों की संख्या भी बेहद कम थी। साथ ही चुनिंदा घरों में ही रेडियो हुआ करते थे और उससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि लोगों को मतदान के प्रति किस तरह से जागरूक किया जाए, क्योंकि 35 करोड़ आबादी में 80% जो लोग थे वो अशिक्षित थे। ऐसे में इस समस्या का समाधान निकाला गया फिल्मों के रूप में। देश की जनता कैसे मतदान करेगी, कहां मतदान करेगी, इन तमाम सवालों का जवाब निकाला चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने एक फिल्म का निर्माण किया जिसे देश के तमाम सिनेमा घरों में मुफ्त में दिखाया गया। इसके अलावा जो रेडियो कार्यक्रम थे उनमें भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। और प्रदेश में मतदान का महत्व और प्रतिशतता बढ़ाने के लिए आम जनता अपने अपने अंदाज में वोट अपील कर रही है और हम सभी को मतदान के महत्व के लिए प्रेरित भी कर रही है ताकि हम भी देश निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। आइए देखते हैं ये वोट अपील। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे। तो जनादेश में हमारी कोशिश रहती है कि प्रदेश की चुनावी हलचल से आपको रूबरू करवाएं और देवभूमि के सियासी गुणाभाग की बारीकियां आप तक पहुंचाएं। इसी कोशिश के तहत कल एक बार फिर जनादेश का एक और अंक लेकर हम हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।